अनुपमा गूंगी थी। जब छोटी थी तभी उसकी माँ बीमारी के कारण गुजर गई। उसके पापा आलोक ने दूसरी शादी कर ली। 2 दिन हो गए लेकिन अनुपमा की सौतेली माँ ने उसे खाना नहीं दिया। तभी अनुपमा की गाय गंगा उसको लेकर एक औरत के घर गई, जहाँ पर उसे खाना मिलता था। उसी खाने का कर्ज चुकाने के लिए अनुपमा अपनी किडनी दान करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई। जिस लड़के को अनुपमा ने किडनी दी थी वो आज डीएम है और वो अभी तक अनुपमा को ढूंढ रहा है। उस लड़के कुणाल के पास अनुपमा के बचपन की फोटो थी और अब तो अनुपमा बड़ी हो गई थी और कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अनुपमा कई बार कुणाल के सामने आई लेकिन वो पहचान नहीं पाया। डॉक्टर अंदर से आता है, देखिए आप लोग निश्चिंत रहिए, वो बिल्कुल ठीक है। बीच दरवाजे पर लेटी अनुपमा अचानक डॉक्टर के पैरों से टकरा जाती है। ओह शिट, कौन है ये, किसकी बच्ची है? ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर कौन गया है इसको? चीख पुकार सुनकर अनुपमा जाग जाती है और डॉक्टर को सामने देखकर उससे पूछती है कि उस लड़के को क्या हुआ है। पर डॉक्टर अनुपमा की बात समझ ही नहीं पाता, क्योंकि अनुपमा अपनी बात को इशारों में समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो, कुछ बोलो, तभी तो मेरी समझ में आएगा। अच्छा रुको, मैं किसी को भेजता हूँ, तब तुम आराम से अपनी बात कहना। मुझे दूसरे पेशेंट को भी देखना है। अरे दीप्ति, तुम इस बच्ची की बात सुनो और इसे क्या परेशानी है मुझे बताओ। दीप्ति वहाँ पर आ जाती है। दीप्ति डॉक्टर साहब की असिस्टेंट है। बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो तुम? अनुपमा अपनी बात को एक कागज पर चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करती है। उसमें वो खुद के हाथ में अपने शरीर से अपनी किडनी अपने हाथ में लिए होती है और सामने लेटे लड़के को दे रही होती है। उसके सिर पर हाथ फेरती उसकी माँ का दृश्य भी इसमें शामिल होता है। दीप्ति अपनी आंखों में आंसू लिए उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाती है और फिर डॉक्टर को वो चित्र दिखाकर समझाने की कोशिश करती है कि आखिर ये बच्ची क्या कहना चाहती है। डॉक्टर उस छोटी सी बच्ची की दिलदारी देखकर उसे अपने गले से लगा लेता है। बेटा तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम्हारे दिल में बहुत दया है और कहते हैं जिसका दिल साफ हो उसके दिल में साक्षात भगवान वास करते हैं। दीप्ति, आप जाकर मनोहर जी से कह दीजिए कि उनकी विनती भगवान ने सुन ली है। अब उनका बेटा और बच्चों की तरह अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी पाएगा। ये खबर जैसे ही मनोहर और उसकी पत्नी सुरेखा को मिली, सुरेखा खुशी से पागल हो जाती है और फिर वो उस बच्चे और उसके परिवार से मिलने को कहते हैं। एक दिन कोई न कोई फरिश्ता आएगा, ये तो मुझे यकीन था, पर इतनी जल्दी कौन सा फरिश्ता आया है जिसने मेरे अंधेरे जीवन में ये चमत्कारी उजाला दे दिया। सुरेखा जी ने अपने पति मनोहर से कहा, एक बार मैं उसके पांव पकड़कर उसका शुक्रिया करना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर साहब बोले, माफ़ कीजिएगा, पर इस वक्त हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसके बाद में मिल लीजिएगा। बेटा आप तैयार हैं हमारे साथ चलने के लिए? इतना कहकर कुणाल को ऑपरेशन रूम में लेकर चले जाते हैं। अनुपमा वहाँ पहले ही लेटी थी। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ रखा था और उसके हाथों की हथेली के बीच में थी उसकी माँ की छोटी सी तस्वीर, जिसको वो अपनी हिम्मत बनाकर लाई थी अपने परिवार के तौर पर। डॉक्टर साहब कुणाल से बोले, बेटा डर तो नहीं लगता ना आपको? वो लड़का बोला, नहीं अंकल। पर वो लड़की उसके साथ कौन है? बेटा वो अकेली है, उसके साथ कोई नहीं है, पर उसकी जिद है कि वो तुम्हें अपनी किडनी जरूर देगी ताकि तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह सको। कुणाल बेटा, क्या तुम उस लड़की को पहले से जानते हो? नहीं डॉक्टर अंकल, मैं उस लड़की को नहीं जानता। आप उस लड़की की इच्छा पूरी कीजिए और मैं वादा करता हूँ कि जब भी मैं इस लड़की के काबिल हुआ मैं भी इसकी हर इच्छा पूरी करूँगा। कुणाल को बेहोशी का इंजेक्शन देकर
डॉक्टर लड़की के पास जाते हैं। तुम ठीक हो बेटा? अनुपमा हाथ जोड़कर अपनी एक चीज़ संभालने को कहती है। डॉक्टर साहब अपना हाथ खोलते हैं। अनुपमा उनके हाथ में अपनी बचपन की तस्वीर रखती है, जब वो अपनी माँ की गोद में थी। डॉक्टर तस्वीर देखते ही मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, ये हम संभाल कर रखेंगे, पर आप वादा कीजिए कि आप हिम्मत नहीं हारोगी और खुद को सही सलामत रखोगी। अनुपमा हाँ में सिर हिलाती है और फिर डॉक्टर अनुपमा को भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। अनुपमा को जैसे ही इंजेक्शन लगता है वो बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे ऑपरेशन चलता है और फिर ऑपरेशन के बाद कुणाल को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया, फिर इसे होश क्यों नहीं आया? आप बिल्कुल निश्चिंत रहें मनोहर जी, आपके बेटे का किडनी ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी तरह से हो गया है। अब ये हर खतरे से दूर है। हमने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, 2 घंटे बाद इसको होश आएगा। इसके बाद आप इसको आराम से मिलना, पर अभी कुछ घंटे और इंतज़ार करना होगा। जहाँ इतने महीनों से राह देख रहे थे, तो फिर अब तो 2 घंटे ही बचे हैं। डॉक्टर साहब, ये 2 घंटे तो अपने बेटे का चेहरा देखकर ही कट जाएंगे। उसके बाद हमें हमारी सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी। इधर रागिनी मन ही मन में सोच रही थी कि ये लड़की कहाँ गई। अगर इसके बाप ने आकर पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो तो यही कहेगा कि वो छोटी है, ऊपर से गूंगी है। तो मुझे ही ध्यान देना चाहिए था। अब कुछ भी करके बात को संभालना होगा, नहीं तो आलोक बहुत गुस्सा करेंगे। पर ये लड़की चली कहाँ गई? अनुपमा, अरे ओ अनुपमा, कहाँ है तू? क्या कर रहे हैं जी? इतनी मुश्किल से तो बच्ची सोई है। आज पूरा दिन अपनी माँ को याद करके रो रही थी। मैंने लाख कोशिश की, पर उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर पहले मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर गोद में लेटाकर उसके माथे पर हल्के हल्के हाथ फिराया। तभी उसे नींद आ गई और वो गोद में ही सो गई। आप सुबह उससे बात कीजिएगा। अभी आप खाना खाकर सो जाइए। रागिनी, आज तुमने मेरी बच्ची पर इतना प्यार दिखाया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रागिनी आलोक के गले लग जाती है। मैं तो आपके दिल की रानी बनकर रहना चाहती हूँ जी, यही मेरी फीस है। वो तो तुम हो ही। अब खाना परोसो, दोनों साथ ही खाएंगे। और थोड़ा जल्दी लेकर आओ, बहुत तेज भूख लगी है। रागिनी पहले उस कमरे को बंद कर देती है और फिर खाना लेकर आ जाती है। लीजिए, खाइए खाना। रागिनी, तुम नहीं खाओगी हमारे साथ? जी आप खा लीजिए, हम रुक कर खा लेंगे। आपका ध्यान रखते हैं कुछ पल के लिए। आओ बैठो, हम अपने हाथों से खिलाते हैं तुम्हें। पर क्या, पति हैं हम तुम्हारे, इतना तो हक बनता है कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिला सके। रागिनी मन ही मन खुश थी, क्योंकि जैसे जैसे उसने सोचा था सब कुछ वैसे वैसे ही हो रहा था। दीप्ति बोली, सर उस लड़की को होश आ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा, एक काम करो दीप्ति, उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन और दे दो, जिससे उसको कुछ देर और आराम मिल पाए। मनोहर और उसकी पत्नी अपने बेटे के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी निगाहें बस अपने बेटे को सुरक्षित और स्वस्थ देखना चाहती थी। हमारा बेटा अब हर खुशी पाएगा जी। हाँ सुलेखा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भला हो उस बच्ची का जिसने हमारे इकलौते बेटे को जिंदगी दी। आपको नहीं लगता जी कि हमें उस बच्ची का शुक्रिया करना चाहिए? हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो, पर हम उसे शुक्रिया कहें कैसे? डॉक्टर साहब तो मना कर रहे हैं उससे बात करने के लिए। उधर रागिनी ने आलोक से कहा, अच्छा जी अब आप सो जाइए। नहीं नहीं रागिनी, मेरा अभी सोने का मन नहीं है। कुछ देर बैठो, कुछ बातें करते हैं बैठकर। मैं तो सारा दिन काम करता रहता हूँ और तुम घर गृहस्थी और मेरी बेटी अनुपमा में ऐसी उलझी हो कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। हम दोनों खुद के लिए तो वक्त निकाल ही नहीं पाती। रागिनी आलोक को धीरे धीरे अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा कर अपनी मुट्ठी में करना चाह रही थी और ऐसा ही हो रहा था।
अनुपमा करीब सुबह के 4 बजे जागती है और उठकर जाने लगती है, पर कमजोरी के कारण उससे चला नहीं जाता। डॉक्टर की ओर हाथ करके उसे आवाज़ लगाने की कोशिश करती है, पर नाकामयाब हो जाती है। डॉक्टर बोले, अरे दीप्ति, ये नीचे कैसे आ गई? सर शायद इसे होश आया और इसने भागने की कोशिश की है। डॉक्टर, जिसके कारण ये इस तरह से गिर गई। डॉक्टर बोले, दीप्ति ध्यान रहे कि ये लड़की कल शाम के बाद ही यहाँ से जाए, ताकि इसके टाँके कुछ हद तक सही हों। और हाँ, जब तक ये यहाँ पर है, इसको खाना पानी सब ध्यान से देती रहो, ताकि इसको कमजोरी महसूस ना हो। हाँ डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। बहुत देर तक अनुपमा को होश नहीं आता है। आधी रात बीतने के बाद अनुपमा उठती है और उसे दर्द महसूस होता है। दीप्ति की आंखें भी खुल जाती हैं और वो अनुपमा को उठते देखकर उससे पूछती है। पूछने पर अनुपमा इशारे से बताती है कि यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। अचानक अनुपमा को ऐसे दर्द से कराते देखकर वो डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर दौड़ कर आते हैं और अनुपमा को पूछते हैं, तुम कुछ खाना खाओगी? अनुपमा हाँ में सिर हिलाती है। डॉक्टर बोले, कोई जाओ, इसको कुछ पतला खाने को दो और उसके बाद दवा भी दो, जिससे ये जख्म जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर बोले, बेटा, मैं आपको इंजेक्शन दूँ तो आप डरोगे तो नहीं? आपका दर्द अभी हल्का हो जाएगा। अनुपमा हाँ कहकर सिर झुकाती है, पर वो पहले खाने को मांगती है। डॉक्टर और वहाँ के और लोग अनुपमा को पल भर में इतना चाहने लगते हैं कि उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल की छत तक घुमाने ले जाते हैं। अनुपमा बड़ी खुश थी। उसे अचानक इतने चाहने वाले लोग जो मिल जाते हैं कि वो अपनी खुशी संभाल नहीं पाती। पर ये खुशी, ये लोग, ये प्यार और परवाह ज़्यादा समय तक के लिए नहीं थी। वो कहते हैं ना कि कैद से निकल कर लाख हवा खा लो, पर जब तक रिहाई ना हो सज़ा काटनी पड़ती है। बस अनुपमा का भी यही हाल था। अनुपमा के 3 दिन अस्पताल में हंसी खुशी बीत जाते हैं। अब बारी आती है अनुपमा के वापस घर जाने की। सारे स्टाफ की आंखें नम है। अनुपमा से बिछड़ने का अफसोस जो है सबके मन में। अनुपमा, अपना ख्याल रखना। तुम भले ही बोल नहीं सकती, पर तुम बहुत खास हो और तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। उस कला को कभी मरने मत देना। डॉक्टर दीप्ति कह रही है, अनुपमा बेटा, तुम और तुम्हारी ये खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। इस कला से मानो सब कुछ सामने वर्णित हो रहा है। ये हुनर कभी भूलना मत। ये वो हुनर है जिसके साथ तुम बहुत कुछ हासिल कर सकती हो। अनुपमा सबके प्यार और आशीर्वाद के साथ लौटकर अपने घर आ जाती है। अब तक रागिनी अपने पति को बेवकूफ़ बनाकर अनुपमा के लापता होने की बात छुपा रही थी। अनुपमा को देखते ही उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और जैसे ही उसने अनुपमा को अपनी आंखों के सामने देखा, वो उसे गुस्से से उसके बाल पकड़कर घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई और उसकी एक छड़ी लेकर पिटाई करने लगी। अनुपमा आंखों से आंसू तो बहा रही थी, पर चीखने के लिए आवाज़ नहीं थी उसके पास, जिससे वो लोगों को बता पाती कि उसके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। पर उसके मन के भीतर एक बात दौड़ रही थी। आखिर रागिनी जब तक थक नहीं गई, तब तक उसे मारती रही। अब शुरू हो चुकी थी अनुपमा की अग्नि परीक्षा, जिसे पार करना एक बड़ी चुनौती थी अनुपमा के लिए। अगले दिन रागिनी, अनुपमा, अरे ओ अनुपमा, आज तो अपने पिता को अपना मुंह दिखा दे। कितने दिन हो गए तुझे अपने पिता को चेहरा दिखाए। वो रोज देखते हैं कि अनुपमा कहाँ है, पर अनुपमा है जो खेलते खेलते इतना थक जाती है कि रोज जल्दी सो जाती है। आज तो जागी है, आजा यहाँ पर। अनुपमा रागिनी का कहा मानकर आ जाती है और अपने पिता के बुलाने पर उनके गले लग जाती है। आलोक बोला, तू खुश है बेटा तेरी माँ के साथ? बहुत प्यार करती है तेरी माँ तुझसे। देख, तेरी नींद, तेरी भूख प्यास का वैसे ही ख्याल रखती है जैसी तेरी माँ रखती थी। अनुपमा आलोक की दलील सुनकर बड़ी दुखी हो जाती है। वो रागिनी की ऐसी बड़ाई किए जा रहा था मानो उसने अपनी आंखों से उसे काम करते देखा हो। मैं जा रही हूँ का इशारा करके अनुपमा वहाँ से चली जाती है। आलोक बोला, पता नहीं मेरी अनुपमा को किसकी नज़र लग गई। मेरी हंसती खेलती अनुपमा एकदम खामोश हो गई है। ओहो जी, आप तो इतनी इतनी सी बात का बवाल कर देते हैं।
इतनी छोटी बच्ची है, ऊपर से गूंगी, भला आपसे कुछ कहे भी तो कैसे? आलोक बोला, नहीं रागिनी, मेरा वो मतलब नहीं है। आप जाओ, आपके दफ्तर का समय हो गया है। और हाँ, आते समय मेरे लिए ये दवा लेते आना। ये दवा कैसी है रागिनी, और अचानक तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? रागिनी बोली, क्यों जी, आप नहीं चाहते कि मैं ये दवा खाऊं और आपके आने वाले बच्चे को स्वस्थ पैदा करूं? अरे पागल, धीरे, अभी सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा जानने के लिए कि कौन सा महीना है। तो क्या हुआ जी, सबको एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। कब तक आप अपनी इतनी बड़ी बात सबसे छुपाते रहेंगे? आलोक बोला, जब बताना होगा तब बता देंगे, पर इस वक्त नहीं। अरे कुछ ही महीने हुए हैं हमारी शादी को, ये सब पता लगेगा किसी को तो सवालों का सैलाब आ जाएगा। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, पर सुनिए जी, आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना, जैसे उस समय में हुआ करते थे? रागिनी, तूने मुझ में कोई बदलाव देखा जब से मैं तेरी जिंदगी में आया, तब से लेकर अब तक? जी, तभी तो मैं इतना भरोसा, इतना प्यार करती हूँ आपसे। अब मैं चलती हूँ, काम है कुछ। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ काम से। अनुपमा, ओ अनुपमा कहाँ मर गई नालायक लड़की? जरूर उस औरत के घर गई होगी। ना ना, वो वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि हमने ही तो उसके खिलाफ साजिश करके उस औरत से इस गूंगी को दूर किया था। सामने से अनुपमा आती है, साथ में गंगा भी होती है। अच्छा, तो ये महारानी इस गंगा के साथ घूम रही हैं। घूम ले अनुपमा, जहाँ भी घूमना है तुझे। एक दिन मैं तेरे ऐसे पंख काटूंगी कि ना उड़ पाएगी और ना चल पाएगी। मन में ये सब सोचकर वो अनुपमा के कान पकड़कर उसे गुस्से से रसोई के अंदर लेकर जाती है। आजा, आज तेरी ऐसी आरती करूंगी कि याद रखेगी वर्षों तक। इतना कहने के बाद वो गैस पर रखा गर्म चिमटा अनुपमा की पीठ पर लगा देती है। अनुपमा की पीठ पर उसका दाग बन जाता है। जलन से अनुपमा तिलमिलाने लगती है और पागलों की तरह इधर उधर भागती है। पर रागिनी को अभी भी संतुष्टि नहीं थी। उसके मन में अनुपमा के प्रति बहुत जलन थी और वो इस जलन का बदला अनुपमा को परेशान करके निकालना चाहती थी। अनुपमा बहुत मजबूर थी, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसी पीड़ा और दर्द के साथ अनुपमा अपना जीवन काटना शुरू कर देती है। उधर मनोहर अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है और सारे गांव में उसके ठीक होने की खुशी में मिठाई बंटवाता है। मनोहर का बेटा उस लड़की के बारे में सोचता है जिसने उसे नया जीवन दिया। कुछ महीने बाद रागिनी को प्रसव का दर्द होता है और वो एक बेटी को जन्म देती है। अनुपमा उस नन्ही सी बच्ची से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसका सारा काम वो खुद ही कर देती है। उसकी साफ सफाई करना, नहलाना खिलाना, उसकी मालिश करना। रागिनी आराम से उस पर हुक्म चलाती और वो सारे आदेश खुशी खुशी मान लेती। अपनी बहन रिया को सारे गांव में घुमाती। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। रिया बड़ी हुई तो रागिनी ने उसे पढ़ने बैठा दिया और अनुपमा की नौकरी उसके पीछे चलने में लगा दी। रिया अंदर कक्षा में बैठती, वहीं अनुपमा बाहर बैठकर उसकी पढ़ाई देखती और बड़ी खुश होती। लौट कर आने पर अनुपमा सारे घर का काम करती थी। उधर मनोहर का बेटा भी बाहर चला गया था पढ़ने के लिए। 18 साल बाद। होठों पर गहरी गहरी लाली, बड़ी बड़ी काली काली आंखें, लंबा चेहरा, लहराते बाल, हाथों में सोने की चूड़ियाँ, पाँव में चांदी की पायल। माँ, ओ माँ, यहाँ आओ ना। रागिनी दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ रिया बेटा, तू ठीक तो है ना? रिया गहरी सांस लेती है। क्या होगा माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको इसीलिए बुलाया ताकि अपना चेहरा, अपने कपड़े आपको दिखा सकूं और आपसे पूछ सकूं कि मैं कैसी लग रही हूँ। एकदम हीरोइन लग रही है मेरी लाडो तो। बस एक चीज़ की कमी है, काला टीका। अब नहीं लगेगी तुझे किसी की नज़र। माँ, आज मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। आज कॉलेज में एक स्पेशल मेहमान आ रहे हैं। उनका नाम है, अपने सिर पर हाथ मारते हुए, क्या नाम है उनका? रुको अनुपमा, ओ अनुपमा, जरा अंदर तो आ, बात करनी है तुझसे। शांत स्वभाव, बड़ी बड़ी आंखें, कोई भी मेकअप नहीं, सादगी से भरी अनुपमा रिया के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे अनुपमा, तुम्हें याद है कि आज कौन आने वाला है हमारे कॉलेज में? जरा बताओ तो माँ को। अनुपमा हाँ कहकर एक खाली पन्ना लेकर उसके ऊपर कुछ लिखती है और फिर रिया को दिखाती है। समझ गई माँ, कुणाल सिंह,
जो कि एक ऑफिसर है। माँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। रागिनी बोली, अरे तो इतना कम क्यों तैयार हुई है, थोड़ा अच्छे से सज, मैं तैयार करती हूँ तुझे। ऑफिसर आ रहा है, क्या पता शादीशुदा ना हो वो, और किसी लड़की की तलाश हो उसे। माँ, आपको बड़ी जल्दी है आपका दामाद लाने की। दामाद नहीं, एक बड़ा और अमीर दामाद, जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो और कम से कम 5 नौकर हों उसके आगे पीछे दौड़ने के लिए। अनुपमा रिया को खुश देखकर बड़ी खुश होती है और वहाँ से बाहर आकर फिर से काम करने लगती है। माँ, मैं जा रही हूँ, कुछ रुपए तो दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले, पूरे 500 रुपए हैं, जी खोल कर खर्च करना। और सुन, जानने की कोशिश करना कि लड़का शादीशुदा है या कुंवारा। रुक जा रिया, गूंगी इधर आ, जा इसके पीछे और ध्यान रहे, दूर खड़े रहना हमेशा की तरह। चल गूंगी। रिया की सहेलियां आ गई। तू आज बड़ी सुंदर लग रही है, किस पर बिजली गिरानी है, तेरी ये नौकरानी आज भी साथ आई है। अनुपमा उसकी सहेलियों की बात पर हंसने लग जाती है और बाहर खड़ी हो जाती है। रिया बोली, अरे यार, ये कुणाल सिंह कब आएगा, इसे देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही हैं, इंतजार कर। कहते हैं ना कि तपस्या का फल अच्छा ही होता है। वही करीब कॉलेज के बराबर में एक मंदिर था जहां अनुपमा अक्सर जाया करती थी। रिया अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त थी, इसीलिए अनुपमा मंदिर चली गई। अनुपमा और कुणाल 7-7 घंटे पर पहुंचे। अनुपमा ने झट से हाथ हटाया और हाथ जोड़कर आगे बढ़ गई। कुणाल भी आगे बढ़ा और अपना थाल पंडित जी को देकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़ा हो गया। अनुपमा भी अपने दोनों पैरों को मोड़कर नीचे बैठ गई और मन ही मन मुस्कुराकर देवी माँ की मूर्ति से बातें करने लगी। माँ, आज आपके द्वार मैं अपनी बहन की खुशी और उसकी मनचाही मुराद मांगने आई हूँ। वो जैसा पति चाहती है उसे वैसा पति देना। एक वही तो है जिसके सहारे मुझे बाहर आने को मिला, अनजाने में ही सही पढ़ने का मौका मिला। अगर उसका जन्म ना होता तो शायद मैं उस कैद में बंद होकर ही दम तोड़ देती। माता रानी हमेशा की तरह एक और मुराद, वो माँ जिसकी गोद में बैठकर मैंने खाना खाया, उस माँ को हमेशा खुश रखना, उसके बेटे को तरक्की देना, वो बड़ा अफसर बने, सारे लोग उसे सलाम करें। कुणाल अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, माँ, मेरी माँ ने मुझसे जो वादा लिया है उसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। जिस लड़की को माँ अपनी बहू बनाना चाहती थी वो कौन है मुझे नहीं पता, पर आपको तो सब पता है। बस एक बार आप मुझे उससे मिला दो, मेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपने मुझे सब कुछ दिया, अच्छी नौकरी, अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार, साथ में रहने वाले अच्छे लोग। बस जो एक बची है उससे मिलाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं उस चेहरे से अनजान हूँ, पता नहीं कौन है वो, कैसी दिखती है, पर आप सब जानती हैं, तो सब कुछ आपके भरोसे छोड़ा है। तभी फ़ोन बजता है। हेलो, बाहर खड़े पुलिस के अधिकारी ने बोला, सर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर भीड़ लगी है, आप जल्दी आइए। हाँ ठीक है, आता हूँ, कहकर वो फ़ोन अपने पैंट की जेब में रखता है। पंडित जी, मेरी थाल। अनुपमा भी प्रसाद लेने के लिए उठती है। पंडित जी जैसे ही थाल देते हैं, कुणाल के हाथों से थाल गिरने लगता है। अनुपमा नीचे से थाल पकड़ लेती है और माथे से लगाकर कुणाल को पकड़ाती है। कुणाल गहरी सांस लेते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी मन्नत की थाल गिरने से बचा ली। अनुपमा थाल देकर हल्की सी मुस्कुराहट देकर वहाँ से चली जाती है। कौन थी पंडित जी ये लड़की, पता नहीं बेटा, पर पिछले 16 साल से ये यहाँ रोज आती है। इसकी भक्ति तो मैंने देखी है, साथ में इसकी सरलता भी देखी है, बहुत प्यारी बच्ची है सच में। रिया बोली, ये इतनी गाड़ियों की आवाज़, लगता है वो आ रहा है, चल देख कर आते हैं। वो गाड़ी से जैसे ही उतरता है, सारे लड़के लड़कियां उसको देखकर, बाप रे बाप, इतना सुंदर डीएम है, मन कर रहा है इसे देखते ही रहो। उसकी गाड़ी के पीछे और भी गाड़ियां थी। वहाँ के प्रिंसिपल उसको माला पहनाकर, आइए सर, आपका स्वागत है हमारे इस मंदिर में। कुणाल बोला, आपका बहुत बहुत आभार। इतना कहकर कुणाल अपनी सीट पर बैठने चला जाता है। वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो जाते हैं। वो इशारे से कहता है, आप लोग बैठ जाइए। अनुपमा बाहर बैठकर एक स्केच बनाती है जिसको वो डीएम को गिफ्ट करना चाहती थी, पर कैसे करती, वो तो उस विद्यालय की छात्रा ही नहीं थी। पर थी तो अनुपमा भी बड़ी जिद्दी, वो अपनी कोशिश कैसे छोड़ सकती थी।
वो एक बहुत सुंदर स्केच बनाकर तैयार कर देती है और उसे चुपचाप रखने का सोचती है। तभी पीछे से एक आदमी, जो कि डीएम साहब के साथ थे, वो एक फाइल लेकर जा रहे थे। अनुपमा उससे टकराकर उसकी फाइल नीचे गिरा देती है और चुपचाप उसमें अपनी बनाई तस्वीर रख देती है। वो आदमी फाइल ले जाकर कुणाल को दे देता है। कुणाल बोला, ये मेरी वही फाइल है जो कल दी थी मैंने तुम्हें। जी सर, वही है। प्रिंसिपल सर बोले, मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सबके सामने एक खास मेहमान मौजूद हैं, जो हमारे ज़िले के नए डीएम हैं और हमारे मुख्य अतिथि भी। तो आप सब आपकी खुशी जाहिर करते हुए कुणाल सिंह का जोर से स्वागत कीजिए। चारों ओर तालियों का शोर था। बाहर बैठकर अनुपमा सब सुन रही थी। तालियों का शोर, वहां बैठे लोगों की आवाज़। शांत बच्चों, अब मैं कुणाल जी से विनती करूंगा कि वो हमारे इस विद्यालय और यहाँ के बच्चों के बारे में कुछ कहें और हमारे बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन करें। कुणाल जी आइए। जैसे ही वो माइक पर बोलता है, गुड मॉर्निंग, वहाँ खड़े लोग चिल्लाने लगते हैं। कुणाल बोला, मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी आपकी जगह पर ही था। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है। मेरा ये जीवन किसी का दिया कर्ज है। माता पिता का कर्ज तो हर बच्चे पर रहता है हमेशा। हम चाहे कुछ भी कर ले, पर उनके प्यार का कर्ज हम कभी उतार नहीं सकते। आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको, अगर आपके माता पिता ने मौका दिया है पढ़ने का, कुछ करने का, तो आप उस मौके को महत्व दें और अपने माता पिता के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए कि आप इस मौके को सफलता के मोड़ तक ले जाकर ही खुश होंगे। और एक बात, आपकी कामयाबी ही आपकी खुशियों का सबसे बड़ा पिटारा है। आपकी सफलता आपकी खुशी का स्रोत है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल सर बोले, आपने जो भी कहा बहुत अच्छा और सही संदेश था हमारे नए युवाओं के लिए। अब ये हमारे युवाओं पर है कि वे सब आपकी कही बातों पर अमल करते हैं या नहीं। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार कुणाल सर। कुछ ही देर बाद सारे लोग मंच से उठकर स्टाफ रूम में चले जाते हैं, जहां डीएम साहब के लिए नाश्ते का इंतजाम था। सारा कुछ वीआईपी था। बाहर से रिया डीएम को देख रही थी, साथ में उसकी सहेलियां भी थी। क्या बात है, तू तो पागल हुए जा रही है डीएम के पीछे। लगता है कि आज ही शादी करके तू उनके साथ चली जाएगी। रिया बोली, चाहे जो भी हो, पर मैं इस डीएम से शादी करके ही रहूंगी। देखते हैं कितना सही होगा तेरा ये सपना। ये तो वही बात हो गई कि अंधेरी कोठरी में काली टोपी ढूंढ रही है। इतना कहकर सब हंसने लगती हैं। कुणाल नाश्ता करने के बाद बाहर आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। सब ने तोहफे दिए थे, तो वो सारे तोहफे अलग गाड़ी में भरे जा रहे थे। अरे, ये फाइल अभी मेरे हाथ में है, गाड़ी में ही रख देता हूँ। इतना कहकर वो फाइल वहीं डाल देता है। कुणाल के फ़ोन पर रिंग बजती है। पापा का कॉल। चरण स्पर्श, पापा कैसे हैं आप? पिता की आवाज़ आती है, मैं ठीक हूँ, पर अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि वो आए और हमारे परिवार को सुकून मिले। कुणाल बोला, मैं आ रहा हूँ पापा, आप कुछ मिनट रुकिए बस। इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और गाड़ी की सीट पर अपना सिर टेक कर वहीं लेट जाता है। उसे वही लड़की दिखती है जिसने उसकी थाली रोककर उसके मन्नत के थाल का मान रखा था। वो झट से उठकर, नहीं नहीं, मेरे ख्याल में उस लड़की के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। माँ से वादा किया था मैंने कि मैं उसी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आऊँगा, जिसने मुझे अपनी किडनी दी थी, मुझे जीवन दान दिया था। पर मैं उसे कैसे पहचानूंगा? अपनी वॉलेट से एक फ़ोटो निकालता है और अपनी हथेली पर रखकर उसे देखता है। तुम ही मेरी मंजिल हो, चाहे जो हो, पर मैं तब से लेकर अब तक तुम्हारा हूँ और हमेशा रहूँगा। गाड़ी उसके घर के दरवाजे पर रुक जाती है। ड्राइवर सर, आपका घर आ गया। कुणाल नीचे उतरकर बहुत देर तक घर के बाहर खड़ा होकर अपने घर को निहारता है। कितना कुछ नहीं पाया मैंने इस घर से और कितना कुछ नहीं खोया मैंने इस घर से। पर अगर वो लड़की ना होती तो आज शायद ये घर घर ना होता। मेरे परिवार के लिए वो फरिश्ता बनकर आई थी। चाहे जो भी हो, पर मैं उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर ही रहूँगा। आ गया मेरा गुरूर, मेरा बेटा। कुणाल दौड़कर अपने पिता के पांव छूता है और पापा कहकर गले से लिपट जाता है। कैसे हैं पापा आप?
कितना वक्त बीत गया मुझे आपसे मिले हुए। और माँ वो कैसी है? बेटा, जैसी तू छोड़कर गया था बिल्कुल वैसी ही है। अब तो सिर्फ एक ही उम्मीद है जो उसे ठीक कर सकती है, वो है इस घर की बहू। पापा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसे ढूंढ सकूं, पर मेरे मन में इस बात का डर हमेशा बना रहेगा कि क्या वो लड़की मुझसे शादी करेगी। ये सब छोड़ और मेरे साथ आ। देख, मैंने तेरे लिए क्या क्या बनाया है। ये तेरी पसंद की मिक्स सब्जी जो तेरी माँ बनाती थी, ये फल का रायता, ये है दही बल्ले। सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब तू खाकर बता कैसा बना है ये सब कुछ। कुणाल अपने पिता के गले लगकर कहता है, पापा आप सच में ये सब सीख रहे हैं? और मैं मजाक समझता रहा। हाँ बेटा, क्योंकि तेरी माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बेटा घर होते हुए बाजार से खाए। अब बातें करता रहेगा या चक्कर बताएगा भी कि कैसा बना है खाना। कुणाल अपना कोट एक साइड रखकर अपनी टाई खोलकर झट से खाने बैठ जाता है। खाना खाते ही, पापा ये सचमुच बहुत अच्छा और स्वादिष्ट है। बिल्कुल माँ के हाथों का स्वाद है पापा, आप जीत ही गए। मनोहर जी बोले, चल अब मैं तेरी माँ को फक्र से ये बता पाऊंगा कि उसके बेटे ने अपने घर का ही सब कुछ खाया है, बाहर का नहीं। रिया घर आ गई थी। माँ माँ, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती। कितने सुंदर हैं वो और कितना पैसा है उनके पास। आप सोचो, अगर मेरी शादी उनसे हो गई तो कम से कम 5 गाड़ियाँ तो उनकी गाड़ी के पीछे आया करेंगी। और हमारा गांव, वो तो उनकी एक झलक के लिए लाइन लगाकर खड़ा हुआ रहेगा। कितना अच्छा समय होगा वो मेरे लिए ना। वो तो है रिया, पर तुझे उसके लिए उसके करीब जाना होगा और उसे प्यार के जाल में फंसाना होगा। वो तो मेरे रूप का कमाल होगा माँ। कुणाल वो तस्वीर अपने दिल के पास की जेब में रख लेता है और अंदर आकर फाइल खोलकर देखता है। अचानक एक तेज हवा का झोंका उसमें रखे सारे कागज उड़ा देता है और उसमें अनुपमा की स्क्रैच वाली तस्वीर भी उड़ जाती है। उफ, ये तो सारे बिखर गए। कोई नहीं, मैं उठा लेता हूँ। सारे कागज उठाकर समेटने के बाद चलो अब काम समझ लेते हैं। मनोहर बोले, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ साहब? कुणाल सोफे से उठता है। पापा आप आइए ना अंदर, आप ऐसे बात करेंगे अपने बेटे से? मनोहर उसके कंधों पर हाथ रखता है। ये जो बाप बेटे का रिश्ता है वो अलग है, और तेरी पहचान, तेरी नौकरी एक तरफ, तू इस जगह हो, ये तेरी माँ का सपना था। और इस सपने को पूरा करके तूने अपनी माँ को जो खुशी दी है, उसका एहसान रहेगा तेरा मुझ पर। कुणाल बोला, अच्छा पापा, तो आप मेरे प्यार, मेरी काबिलियत और मेरी इस सफलता को एहसान मानते हैं? फिर तो मैं आपके एहसानों को पूरी जिंदगी देकर भी नहीं उतार पाऊंगा। बेटा, माता पिता बच्चों पर एहसान नहीं करते, बल्कि अपनी खुशी वो उस बच्चे के साथ जीते हैं। कुणाल अपने पापा का हाथ पकड़कर, जैसे माता पिता एहसान नहीं करते अपने बच्चों पर, वैसे ही बच्चे भी उनको खुशी देकर उनके सपने पूरे कर उन पर कोई एहसान नहीं करते पापा, बल्कि अपना फर्ज निभाते हैं अपनी औलाद को सफलता के मुकाम पर देखने के लिए। माता पिता क्या कुछ नहीं खोते अपना, और अगर उस त्याग और बलिदान के आशीर्वाद से बच्चा कुछ बन जाए। बाहर अनुपमा मुस्कुराते हुए घर के सारे काम निपटा रही थी। उसके मन में खुशी इस बात की थी कि अब शायद उसके गांव में भी बदलाव आए। नए डीएम साहब के चर्चे जो हो रहे थे कॉलेज के बाहर, इसीलिए तो उसने उनको उनका ही स्केच बनाकर तोहफे में दिया। कुणाल हल्की रात की चांदनी में अपनी छत पर खड़ा उस फोटो को देख रहा था। पता नहीं कैसी दिखती होगी आप। अब तो मैं आपके बचपन की तस्वीर लेकर ही घूम रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मुझे पसंद करेंगी या नहीं, मुझसे शादी के लिए हाँ कहेंगी या नहीं, पर कोशिश तो मुझे करनी ही होगी। लेकिन मैं आपको ढूंढूंगा कैसे? इतना बड़ा गांव है ये, और अनगिनत लड़कियां रहती हैं यहाँ पर। उन लड़कियों में से आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं आपको ढूंढने की कोशिश करता रहूँगा। अनुपमा सारा काम करके खुले आसमान के नीचे एक खाट पर लेटी चांद को देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि साहब जी को मेरा बनाया वो चित्र मिला भी होगा या नहीं। कुणाल सोचने लगा, अरे जैन साहब ने मुझे एक फाइल दी थी, वो देख लेता हूँ। यहाँ के जो भी काम है उनको भी तो समझना है मुझे। मनोहर जी बोले, चलना आप खत्म कर इस बात को और ये ले काजू बादाम मिक्स दूध पी और बता कैसा बना है, तेरी माँ के जैसा बन पाया या नहीं।
पापा आप इतने सालों बाद भी मेरी पसंद को याद रखे हुए हैं। बेटा ये सब याद नहीं करना पड़ता, अभी तू इस पदवी पर नहीं आया ना, इसीलिए तू ऐसा पूछ रहा है। एक बार तेरी शादी होने दे, फिर जब तेरे बच्चे होंगे तब तू सब समझ जाएगा। ये पी और सो जा, ये काम तो सुबह देख लेना समझे। जी पापा आप भी अब जाकर आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है। इतना कहकर वो बाथरूम में अपना नाइट सूट पहनने चला जाता है और लौटकर दूध पीकर लेट जाता है। फिर वही तस्वीर उठाकर देखता है और कहता है, सिर्फ एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वो फोटो अपनी बाहों में छिपाकर सो जाता है। अगली सुबह अनुपमा जल्दी नहाती है और सारे घर का काम करने के बाद, आज तो माता के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, मुझे तो उपवास रखने हैं। माफ़ करना माता रानी, मैं तो भूल ही गई थी, पर आपने समय पर याद दिला दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काश मैं बोल पाती तो सारी दुनिया को बताती कि आपके साथ होने का एहसास मुझे कितनी खुशी देता है। आपसे एक विनती है माता रानी, मेरी वो माँ जिसने मुझे अपनी गोद में बिठाकर मुझे खाना खिलाया, मुझे प्यार किया, मेरी आंखों के आंसू पोंछे, उसका और उसके परिवार का हमेशा ख्याल रखना। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, उनको और उनके परिवार को उनकी मांगी हर मुराद देना। माँ कभी भी उन्हें निराश मत करना। सुप्रभात बेटा, उठो, ये लो तुम्हारी चाय। कुणाल सपने में उस थाली रोकने वाली लड़की को देखता है और चौंक कर उठ जाता है। कहाँ गई वो लड़की? कुणाल क्या हुआ बोलो, और तुम किस लड़की को पूछ रहे हो? नहीं पापा, वो क्या है ना कि मैं किसी काम को सोच रहा था तो ऐसे ही थोड़ा परेशान हो गया। बेटा ये तुम्हारी चाय है, तुम नहा कर तैयार हो जाओ। अगर डिस्टर्ब किया है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आज नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ की खुशी के लिए उस मंदिर में जाओ जहाँ तुम्हारी माँ अक्सर जाया करती थी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, पापा आपको नहीं लगता कि आप अपने ही बेटे के साथ कुछ ज़्यादा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं? पर बेटा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम ऐसा सोच रहे हो? कुणाल अपने पिता के गले लगकर, आपको ये सब कहने के लिए मुझसे विनती नहीं करनी पापा, बल्कि आदेश देना है। मैं आज भी आपका वही बेटा हूँ जो आज से 29 साल पहले था, जब मैं आपकी गोद में आया था। मैं जाऊँगा पापा, ज़रूर जाऊँगा, और ये सब मैं आज नहीं बल्कि पूरे 9 दिन करूँगा, अपनी खुशी अपनी इच्छा से। मनोहर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर, मैं आज बस यही कहूँगा कि तुझे तेरी खुशी तेरी चाहत मिल जाए। क्या अनुपमा और कुणाल दोनों एक हो पाएंगे? क्या अनुपमा की सौतेली माँ और सौतेली बहन रिया फिर से कोई चाल चलेगी? आखिर इस कहानी में अब क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी का अगला भाग जरूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।